हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमसीयू की सबसे न्यूएस्ट स्कारलेट जॉनसन स्टारर ब्लैक विडो के बारे में। और ये मूवी हॉलीवुड एज पर मार्वल सिनेमैटिक की फर्स्ट मूवी है। तो यार मुझे पता है तुम लोग करोगे नहीं, बट फिर भी कहना मेरा काम है। तो प्लीज़ यार, अगर तुम पहली बार आए हो या फिर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, तुम्हें ब्लैक विडो की कसम। ओह आई एम सॉरी, ब्लैक विडो तो ऑलरेडी मारी जा चुकी है। तो कहानी की शुरुआत 1995 के ओहायो से होती है, जहां हम दो छोटी लड़कियों को खेलते हुए देखते हैं। इनमें से छोटी वाली का नाम है येलिना और बड़ी वाली का नाम है नताशा। तो खेलते खेलते येलिना के घुटने पर चोट लग जाती है। तभी उसकी मम्मी वहां आती है और येलिना को हमेशा स्ट्रांग रहने को कहती है। अब ये तीनों अपने घर लौट जाती हैं, जहां पर येलिना की मॉम उससे डिनर के लिए पूछती हैं। और तभी वहां पर नताशा और येलिना के डैड आ जाते हैं, जिनका नाम एलेक्सी है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एलेक्सी और मेलिना दोनों ही नताशा और येलिना के सरोगेट पेरेंट्स हैं, असली पेरेंट्स नहीं। अब यहाँ एलेक्सी अपनी पत्नी मेलिना से यहाँ से चलने को कहता है, और इतना कहते ही वो उसको एक फ्लॉपी डिस्क भी देता है। और अब ये दोनों वेल इक्विप्ड होके अपनी दोनों बेटियों नताशा और येलिना को यहाँ से लेके आगे बढ़ते हैं और एक प्राइवेट प्लेन को रेडी करते हैं। और तभी इन लोगों को यहाँ से रोकने के लिए यूएस आर्मी के बहुत सारे पर्सनल आ जाते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एलेक्सी और मेलिना दोनों ही रशियन स्पाइज हैं। और अब क्योंकि इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका है तो ये लोग वापस अपने बेस लौट रहे हैं। तो यूएस आर्मी वालों से बचने के लिए एलेक्सी यहाँ पे अपनी सुपर स्ट्रेंथ दिखाता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि एलेक्सी एक्चुअल में एक सुपर सोल्जर है, रशिया का पहला सुपर सोल्जर, जिसे रेड सोल्जर भी कहा जाता है। यानी ये मान लो कि एलेक्सी रशिया का कैप्टन अमेरिका है। रशिया का कैप्टन अमेरिका, चलो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया। सो एलेक्सी सारे हर्डल्स को पार करते हुए मेलिना, नताशा और येलेना को प्लेन पर जाने को कहता है। और अब वो उन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मेलिना प्लेन को लेकर टेक ऑफ करती है, लेकिन तभी यूएस सोल्जर की एक गोली उसे लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। और अब वो इस कंडीशन में नहीं रहती कि वो प्लेन को खुद उड़ा सके। तो वो प्लेन को नताशा को हैंड ओवर कर देती है और उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि प्लेन को कैसे चलाया जाए। और अब एलेक्सी भी जैसे तैसे करके प्लेन पे चढ़ आता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। प्लेन के थ्रू ये लोग क्यूबा आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेलिना अभी भी इंजर्ड है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और एलेक्सी इस फ्लॉपी डिस्क को अपने दोस्त ड्रेकोव को हैंड ओवर कर देता है। और यहीं से कुछ सोल्जर्स येलिना और नताशा दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों को ही रेड रूम प्रोग्राम में भर्ती किया जाएगा। अब रेड रूम के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस मार्वल मूवीज में भी बहुत सुना है। तो रेड रूम रशियन गवर्नमेंट एजेंसी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि लड़कियों को हाईली ट्रेंड असासिन्स बनाती है। और इन्हीं हाईली ट्रेंड असासिन्स को कहा जाता है द ब्लैक विडोज। अब यहाँ से कहानी जंप करती है 21 साल बाद, जब सिविल वार में कैप्टन अमेरिका और हॉकाई की मदद करने के लिए ब्लैक विडो एक फ्यूजिटिव बन गई थी। तो नताशा को पकड़ने के लिए यूएस आर्मी वाले एक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी के साथ साथ वो नताशा को सरेंडर करने को बोलते हैं। लेकिन ये सब तो नताशा का प्लान था। वो पहले से ही जानती थी कि यूएस आर्मी वाले उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो नताशा ने डेलिबरेटली उन सभी को ओवर स्मार्ट करके अपनी गलत लोकेशन बताई। यही हम मोरक्को में कुछ विडो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने टारगेट को परस्यू कर रही हैं, जिसके पास कुछ केमिकल ट्यूब्स हैं जो कि इन लोगों को चाहिए। और इन्हीं विडो में से एक है येलिना, यानी नताशा की छोटी बहन। तो वो अपने टारगेट को फाइनली पकड़ लेती है और यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी लड़ाई होती है, जिसमें मौका देखते ही ये लड़की येलिना के मुंह पर एक स्प्रे छोड़ देती है। और ये जो स्प्रे यानी रेड कलर का पाउडर है, इससे येलिना की फ्री विल वापस आ जाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि सारी की सारी विडो एक बहुत ही पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। जो भी मिशन ये लोग अंडरटेक करती थी, इन सभी की कोई भी फ्री विल शामिल थी ही नहीं। लेकिन इस सिंथेटिक केमिकल से येलिना की फ्री विल वापस आ जाती है और वो ये सारी रेड ट्यूब्स लेके यहाँ से भाग जाती है। और इस लड़ाई को ड्रेकोव रेड रूम से ही देख रहा था। और उसी टाइम रेड रूम में ड्रेकोव का नया वेपन तैयार किया जा रहा था, जिसका नाम है द टास्क मास्टर, जो कि ड्रेकोव का सबसे खतरनाक वेपन है। और वहीं दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं, जो कि दुनिया की नज़रों से दूर नॉर्वे में अपने दोस्त रिक के पास रहने आई है। इसी के साथ साथ वो रिक से कह के अपने कुछ फेक आइडेंटिटी प्रूफ्स भी बनवा लेती है, जिससे कि उसे शहर में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और तभी रिक नताशा को एक कोरियर के बारे में बताता है जो कि बुडापेस्ट से आया है। और ये सारे पार्सल नताशा अपनी कार के बैक साइड में रख देती है।
रात को फ्यूल खत्म हो जाने के कारण नताशा को शहर जाना पड़ता है और रास्ते में नताशा की कार का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि टास्क मास्टर है। और अब टास्क मास्टर की लड़ाई नताशा से होती है और वो एग्जैक्ट उसी तरह मूव कर रहा था जैसे नताशा कर रही थी। और ये देख के नताशा एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसको पता चल जाता है कि टास्क मास्टर उसे मारने नहीं बल्कि उसके कार के पीछे जो एक पार्सल रखा था उसके पीछे है। तो वो टास्क मास्टर के साथ एक ट्रिक खेलती है और चुपचाप से ये सारी ट्यूब्स अपने पास रख लेती है। इन्हीं ट्यूब्स के अंदर उसे अपनी बहन येलिना के साथ लिए गए फोटोज मिलते हैं और इनको देख के वो समझ जाती है कि येलिना ने ही उसको ये ट्यूब्स पार्सल की हैं। इन ट्यूब्स के बारे में पता लगाने के लिए वो बुडापेस्ट अपनी छोटी बहन येलिना के पास आ जाती है और ये दोनों बहनें जैसे ही एक दूसरे को देखती हैं तो बिल्कुल जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। बाद में जब लड़ भिड़ के मामला थोड़ा सा शांत हो जाता है तब ये दोनों एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक विडो इन लोगों पर हमला कर देती हैं और ये लोग यहाँ से भागती हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक दूसरी ब्लैक विडो घायल हो जाती है। नताशा जब उसको देखने जाती है तो ये ब्लैक विडो खुद को मार देती है। एक्चुअली वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको ऐसा करने के ऑर्डर्स ड्रेकोव से मिले थे, क्योंकि ड्रेकोव जैसा भी करना चाहता था इन सभी ब्लैक विडोज को वो करना पड़ता था, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तभी यहाँ टास्क मास्टर की एंट्री होती है जो कि नताशा और येलेना को चेस करने लगता है। और यार यकीन मानो ये चेस सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। टास्क मास्टर एक टैंकर की मदद से येलेना और नताशा को चेस कर रहा होता है। एक एक्सप्लोजन से येलेना और नताशा की कार एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में जा गिरती है और यहाँ पर ये दोनों बहनें टास्क मास्टर को गुमराह करके वेंट के अंदर छिप जाती हैं। यहीं पर ये लोग डिसाइड करती हैं कि ये लोग रेड रूम को ढूंढकर बाकी सारी ब्लैक विडोज को ड्रेकोव से बचाएंगी। अब नताशा येलेना को अपने पास्ट के बारे में बताती है जब एक बार उसे ड्रेकोव को मारने का मिशन मिला था और ड्रेकोव को मारने के चक्कर में उसने उसकी छोटी बेटी एंटोनिया को भी मार डाला। लेकिन उस टाइम एक्सप्लोजन के बाद ड्रेकोव की बॉडी नहीं मिली थी, तो उन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ड्रेकोव मारा गया, लेकिन ड्रेकोव अभी भी जिंदा बचा है और सारी विडोज को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद ये दोनों रेड रूम तक पहुंचने की तैयारी करती हैं, लेकिन रेड रूम कहाँ है इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता। बट तभी नताशा को अपने डैड के बारे में याद आता है जो कि ड्रेकोव के बहुत ही करीब थे और वो अभी एक जेल में कैद है। तो वो अपने दोस्त रिक से एक चॉपर बोरो करती है जिसकी मदद से ये दोनों अपने डैड को जेल से निकलवाने निकल जाती हैं। और यहीं हम जेल में एलेक्सी को देखते हैं जो कि पूरे सोवियत यूनियन का फर्स्ट सुपर सोल्जर था। यहाँ पर एलेक्सी को कोई बच्चा उसका खुद का एक फिगर भेजता है और इस फिगर के अंदर से एलेक्सी को एक ईयरपीस मिलता है। जब वो इस ईयरपीस को लगाता है तो दूसरी साइड से नताशा अपने फादर यानी एलेक्सी को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो बाहर ओपन ग्राउंड में आ जाए जहाँ से वो उसे रेस्क्यू कर लेगी। एलेक्सी यहाँ अपनी सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बाहर तो आ जाता है, लेकिन भाई साहब इतना सीधा सीधा मामला कैसे हो सकता है। तो बाहर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और इसी के बीच हमें बहुत ही ऑसम एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं जिसमें नताशा को खुद चॉपर से उतरकर अपने फादर को रेस्क्यू करना पड़ता है। जैसे तैसे करके ये लोग एलेक्सी को अपने चॉपर में ले ही लेते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों के रियूनियन में ये तीनों एक दूसरे को गाली ज्यादा दिए जा रहे थे, बातें कम कर रहे थे। नताशा और येलेना अपने डैड एलेक्सी से रेड रूम के बारे में पूछती हैं, लेकिन उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी इस बात से येलेना और नताशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जिस चीज के लिए इन लोगों ने एलेक्सी को रेस्क्यू किया था एलेक्सी को वही बात नहीं पता। बट वो उन्हें इनकी मॉम यानी मेलिला के बारे में बताता है जो कि रेड रूम के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि वो ड्रेकोव की मेन रिसर्चर थी। और इसी बीच इन लोगों के चॉपर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये लोग पैदल पैदल ही मेलिना की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहीं हम मेलिना को देखते हैं जो अपने घर पर एक नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ पिग्स को ट्रेन कर रही है और तभी वो एलेक्सी, येलेना और नताशा को अपने घर की तरफ आते हुए देखती है। और अब इन सब का फैमिली रियूनियन होता है जहाँ पर ये सभी मिलके अपने पास से रिलेटेड कुछ बातों का डिस्कशन करते हैं, जहाँ नताशा उन्हें अपना बचपन बर्बाद करने का जिम्मेदार मानती है और उन्हें बताती है कि वो कभी रियल फैमिली थी ही नहीं, उन लोगों ने तो बस उसके बचपन का यूज किया था। अब इसी डिस्कशन में नताशा इन लोगों से अपनी रियल फैमिली के बारे में पूछती है तो मेलिना उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे उसकी रियल या फिर कहें बायोलॉजिकल मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यही बातों बातों में मेलिना नताशा को बताती है कि मैंने पहले ही ट्रैक कर लिया था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो, तो तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हारे आने की खबर ड्रेकोव को फॉरवर्ड कर दी थी और अब उसके सोल्जर्स कभी भी यहाँ आते ही होंगे। और थोड़ी देर में ड्रेकोव के सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को रेड रूम तक ले जाते हैं। रेड रूम बिल्कुल शील्ड हेली कैरियर जैसा ही एक फ्लोटिंग डिवाइस था जिसे ना तो सोनार डिटेक्ट कर सकता था और ना ही सैटेलाइट इमेज। तो रेड रूम के अंदर नताशा और एलेक्सी को एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है और मेलिना ड्रेकोव से मिलने के लिए उसके चैम्बर तक जाती है।
जहाँ पर ये दोनों मिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं और यहाँ ड्रेकोव मेलिना को बताता है कि वो उसके सभी विडोज जो कि रेड रूम में तैयार हो रही हैं वो उन सभी का यूज करके पूरी दुनिया के साथ साथ एवेंजर्स को मैनिपुलेट करेगा। एक्चुअली ड्रेकोव बहुत सालों से दुनिया भर की ऑर्फन और हेल्पलेस लड़कियों को इकट्ठा करके उनको ब्लैक विडो के लिए ट्रेन करता था, लेकिन तभी हमें यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहाँ नताशा और मेलिना ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान किया था, जो कि ये था कि नताशा और मेलिना एक दूसरे का गेटअप एक्सचेंज कर लेंगी और नताशा मेलिना की जगह ड्रेकोव के पास जाके उसका पूरा का पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर सकेगी। और वहीं दूसरी तरफ येलिना को भी रेड आर्मी के सोल्जर्स एक ब्रेन सर्जरी के लिए ले जाते हैं ताकि वो उसके ब्रेन में से ये जो रेड डस्ट है उसके पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टडी कर सकें। बट मेलिना जैसे तैसे करके उसको यहाँ से बचा लेती है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नताशा की सच्चाई ड्रेकोव को पता लग जाती है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ड्रेकोव को कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि उसने अपने आसपास एक नॉन वायलेंट शील्ड प्रोड्यूस कर रखी है जिसे मूवी में फेरोमोन लॉक कहा गया है। ये फेरोमोन लॉक कुछ इस तरह है कि ड्रेकोव की स्मेल को सूंघकर कोई भी विडो उस पर वायलेंस नहीं कर सकती। इसी दौरान ड्रेकोव नताशा को अपने सबसे बेहतरीन हथियार द टास्क मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी एंटोनिया है, जिसे बचपन में नताशा ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन ड्रेकोव जो कि औरतों से कुछ ज्यादा ही नफरत करता था, उसने अपनी बेटी एंटोनिया को बचाने के लिए उसके ब्रेन में ही एक चिप इंसर्ट करवा दी, जिससे एंटोनिया किसी भी आदमी के मूव्स को महज देखकर ही उसको कॉपी कर सकती थी। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही गंदा और भद्दा मजाक था क्योंकि कॉमिक्स में भी टास्क मास्टर एक मेल दिखाया गया है। सो आई थिंक अगर टास्क मास्टर एंटोनिया ना हो के कोई दूसरा मेल कैरेक्टर होता या फिर ब्लैक विडो का ही दोस्त रिक मेसन होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बट यहाँ नताशा का प्लान ड्रेकोव को मारना नहीं था, बल्कि वो उसको प्रोवोक करके उससे दुनिया भर की विडोज के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ मेलिना सिक्योरिटी कोड्स को तोड़ने वाली रहती है और येलेना रेड केमिकल ट्यूब्स को ढूंढती है जिससे वो सारी विडोज को रेस्क्यू कर सके। ड्रेकोव को ये बात पता लग जाती है और वो टास्क मास्टर को मेलिना को खत्म करने का ऑर्डर देता है। मेलिना यहाँ से निकल जाती है और टास्क मास्टर का फेस ऑफ एलेक्सी के साथ होता है, लेकिन एलेक्सी यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता। वहीं नताशा ड्रेकोव को प्रोवोक करके उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है। इसी के साथ साथ वो जोर से अपना सर टेबल पे देके मारती है जिससे कि उसका नर्वस सिस्टम हल्का सा क्रैक हो जाता है और इससे अब उसका जो फेरोमोनल लॉक है वो टूट जाता है और अब वो ड्रेकोव पर अटैक कर सकती है। लेकिन तभी ड्रेकोव अपनी सारी विडोज को रूम के अंदर बुला लेता है और सभी को नताशा को मार डालने का हुक्म देता है। यहाँ पर नताशा अकेले ही बहुत सारी विडोज को खुद ही टैकल करती है और कसम से ये वाला फाइट सीन मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा एपिक था। लेकिन तभी येलेना वहाँ पर आके वो सारे के सारे रेड डस्ट को यहाँ पे ब्लास्ट कर देती है और इससे सारी की सारी विडोज अपनी फ्री विल में लौट जाती हैं। वहीं मेलिना रेड रूम के थ्रस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे कि रेड रूम धीरे धीरे करके पूरा बर्बाद होने लगता है। मीनवाइल नताशा दुनिया भर की विडोज की सारी इंफॉर्मेशन एक हार्ड ड्राइव में ले लेती है। एलेक्सी और मेलिना एक दूसरे प्लेन में बाकी सभी लोगों का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रेड रूम ब्लास्ट हो जाता है तो इन लोगों को प्लेन टेक ऑफ करना पड़ता है। इसी के साथ साथ ड्रेकोव अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ अपने जेट से टेक ऑफ करने वाला होता है, लेकिन येलिना अपनी जान खतरे में डाल के उसके प्लेन के थ्रस्टर्स को तोड़ देती है जिससे कि ड्रेकोव मारा जाता है। येलेना को बचाने के लिए नताशा एक पैराशूट के साथ नीचे जंप लगाती है और वो उसे बचा भी लेती है, लेकिन तभी टास्क मास्टर मिड एयर इन लोगों को चेस करता है और यहाँ नीचे उतरते ही टास्क मास्टर और नताशा की एक छोटी सी फाइट होती है जिसमें नताशा टास्क मास्टर यानी एंटोनिया पर वही रेड डस्ट को छोड़कर उसे फिर से नॉर्मल स्टेट में ले आती है। यही हम लोग देखते हैं कि येलेना भी थोड़ी सी इंजर्ड थी, बट वो भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर सभी लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूएस आर्मी के व्हीकल्स इन सभी लोगों को दिखते हैं। ये सभी लोग उनको टैकल करने के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारी ब्लैक विडोज भी थी, लेकिन नताशा सभी लोगों से बोलती है कि वो अकेले ही इन लोगों को संभाल लेगी। इसी के साथ साथ उसके पास रेड डस्ट की जो लास्ट बची हुई ट्यूब थी वो उसे मेलिना को देके इस पर्टिकुलर कंपाउंड को डुप्लीकेट करने को बोलती है ताकि मेलिना इस कंपाउंड का यूज करके दुनिया भर में फैली बाकी ब्लैक विडोज को बचा सके। इसके बाद हमें कहानी 2 वीक फॉरवर्ड होके दिखती है जिसमें नताशा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुकी है, बट हमें इस चीज के सस्पेंस में छोड़ दिया गया है कि आखिर नताशा ने यूएस आर्मी के साथ ऐसी कौन सी डील करी कि उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम येलेना को देखते हैं जो अपनी बहन के ग्रेव को विजिट करती है
और यहीं पर वैलेंटीना आकर उसे एक नया प्रोजेक्ट देती है जहां पर उसे हॉकाई को मारना है। यहाँ पर येलेना को ये झूठ बताया जाता है कि हॉकाई की वजह से ही आज नताशा इस दुनिया में नहीं है। वैसे वैलेंटीना नाम के कैरेक्टर की ये एमसीयू में पहली एंट्री नहीं है। इसके पहले भी हम लोग फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वैलेंटीना को देख चुके हैं जब उसने यूएस एजेंट को रिक्रूट किया था। तो इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।